बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। देखो, पहली चीज आज गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये लेक्चर मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं 5 बजे उठ गया था। ठीक है ना? तो आप लोग चाहो तो उसके लिए मुझे शाबाशी दे सकते हो कि वाह सर, आप 5 बजे उठ गए। ये इसलिए क्योंकि आखिरी बार 5 बजे का उठे थे मेरे को खुद याद नहीं है। ठीक है? इस लॉकडाउन ने इतना ज्यादा गंदा मेरा दिनचर्या कर दिया, कुछ कहने को नहीं। ठीक है ना? तो आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ और सुबह सुबह उठे तो शायद कुछ अच्छा काम कर लिया जाए, आप लोग के लिए अच्छा काम कर लिया जाए, जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आज हम लोग, आप बोल सकते हो कि हाँ सर, ये मैं सुबह सुबह 5 ये 6:30 बज रहा है इस टाइम पे, 6:30 पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए गुड मॉर्निंग। खुशी देख रहे हो मेरी? हाँ चलो ओके। आज देखो बेटा, हम लोग एपी पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है ना? काफी चीजें हम लोग आपको बता चुके थे पहले ही। nth टर्म वाली चीज बता चुके हैं, लास्ट टर्म वाला एक कॉन्सेप्ट होता है वो बता चुके हैं आपको। मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन भी कराए थे आपके। ठीक है ना? आज मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक अपना, वो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। बेटा, मीन क्या होता है? आप लोग बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हो इस वर्ड से मीन, क्योंकि आप ये 9th में पढ़ चुके हो। बस जैसे मीन होता है वैसे ही अर्थमेटिक मीन होता है, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। जैसे कि मीन का मतलब क्या होता है, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। मीन का मतलब होता था बेटा कि द एवरेज ऑफ द टर्म्स, है कि नहीं? अब यहाँ पे एपी लेके चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एपी के टर्म्स लेंगे। तो आप हेडिंग, चलो पेन खोलो, कॉपी खोलो, हेडिंग डालो अर्थमेटिक मीन, ARITHMETIC, अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा? अर्थमेटिक मीन पढ़ गई हेडिंग। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द एवरेज ऑफ all the terms in AP is called arithmetic mean. The average of all the terms in an AP is called arithmetic mean. ठीक है ना? The average of all the terms in an AP is called arithmetic mean. The average, मैं लिख देता हूं उसको, the average of all the terms in an AP is called arithmetic mean. Is called बेटा, is called arithmetic mean. arithmetic mean को हम लोग शॉर्ट लिखते हैं AM। ठीक है ना? तो आज के आगे से मैं सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही लिखने वो AM लिखने वाला हूँ अर्थमेटिक मीन की जगह पे। ठीक है ना? तो उसकी आप भी आदत डाल लीजिए AM लिखने की। ठीक है? तो देखो, अगर मेरे को दिया, अगर मैं बोलूं, मेरे पास वो क्या बोलते हैं, एग्जांपल है कि 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स हैं मेरे पास, A B और ये C, ये 3 नंबर मेरे पास हैं और ये इस प्रकार से है कि B इज इक्वल्स टू सॉरी, अगर इस प्रकार से है कि ये 3 नंबर जो है वो हमारे एपी में है। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके पास ये 3 नंबर्स हैं ए बी सी और ये एपी में है, ठीक, तो अगर ये एपी में है तो फिर b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? ठीक। अब ये b उठ के इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 2b, ये बन जाएगा c प्लस ए या फिर a प्लस सी। ठीक है? और यहां से b की वैल्यू मिलेगी मेरे को a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है? और देखो क्या बोला मैंने, एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स। तो बेटा, ये जो आपकी b की वैल्यू है ना, ये असल में a और c का मीन कहलाएगा। ठीक है ना? ये जो बीच वाला टर्म होगा वो मेरा इसका ए बी सी या जो एपी गिवन है हमको, उस एपी का ये मीन कहलाएगा b, और b की वैल्यू क्या है? a प्लस सी बाय 2। ठीक है ना? अब मैं एक एग्जांपल दिया हूं खाली। ठीक है? जैसे कि आपको वो नोटेशन बता देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया गया, अगर आपको वेरिएबल फॉर्म में सारे सीक्वेंस दिए गए हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हम लोग अर्थमेटिक मीन को ए से नोट करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अगर मान लो इस बी की जगह मैं ए लिख देता हूं, इस बी की जगह मैंने लिया ए, कैपिटल ए। ठीक है ना? अगर ये 3 टर्म्स हमारे एपी में है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल्स टू सी माइनस कैपिटल ए, इस प्रकार से होगा कुछ। और a प्लस ए मिलकर यहाँ पे बना देगा 2a, है कि नहीं? और इक्वल्स में बन जाएगा हमको a प्लस सी, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी a हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे पास a, कैपिटल A की वैल्यू आएगी a प्लस सी अपॉन 2, और बेटा यही कहलाता है मेरा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यही होता है। ठीक है? और ये अर्थमेटिक मीन कौन सा है? ये a और c के बीच का, a c के बीच का अर्थमेटिक मीन ये है। ठीक है ना? ये मैं 3 टर्म लेके बता रहा हूं आपको, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो पा रहा होगा। ठीक है ना? कि 3 टर्म्स का जो मीन होगा, आपको ऑब्वियस सी बात है, मीन क्या होता है? एवरेज होता है, वो एवरेज होता है कि नहीं? तो इन तीनों टर्म्स का एवरेज, तो ऑब्वियस बात यही होगा। आपको पता है 3 टर्म्स का एवरेज बीच वाला टर्म होता है कि नहीं होता है ना? तो उसी प्रकार से
तो फिर अब आपने यहाँ पे देख लिया अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, काफी सिंपल था। देखो मैं इसमें ज्यादा समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है मीन क्या होता है पहले से ही। हम लोग सीधे क्वेश्चन लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा खास नहीं, आपको पता है, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओ करना कैसे है। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला इसको इरेज कर दें। नहीं, अच्छा क्वेश्चन से पहले बस कुछ पॉइंट्स भी हैं, तो एक काम करता हूँ मैं सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक साथ समझाऊंगा। ठीक है ना, तो चलो लिखना चालू करते हैं पहले हम। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमको बताए थे आपको, काफी मतलब ये तो आपको पहले बता चुका था मैं, तब एक नोट बना के लिख दिया इसको। ठीक है ना, और ये 3 पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ये 3 पॉइंट्स, ये क्या बोलते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स इस प्रकार के हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आप लेट करिए कोई भी नंबर्स को एपी में, तो अगर आपको लेट करना है कि 3 नंबर्स एक एपी में है, अगर किसी, या तो ऐसे बोला जाए कि किसी भी एपी के कोई 3 आपको नंबर्स उठाने हैं कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा दूसरा होना चाहिए, दूसरा 2 होना चाहिए, तीसरा 3 होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको पता होगा। ठीक है ना, जस्ट बाद वाला। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप किसी भी एपी के कुछ टर्म्स को लेट करो, या फिर कुछ ऐसा कंडीशंस आती है आपके पास कि आपको एपी में जो टर्म्स है उनको आपको लेट करना पड़े, तो आप उनको इस प्रकार से लेट करिएगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होने वाली है। कैसे, अगर आपको लेट करना है कि लेट द नंबर्स बी 3, मतलब लेट 3 नंबर्स बी आर इन एपी। ठीक है ना, तो अगर मैं 3 नंबर्स को एपी में लेता हूं तो वो 3 नंबर्स होंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये होंगे 3 नंबर जो हमारे एपी में है। आपको दिख रहा होगा ये एपी में भी है। ठीक, और अगर आता है ये बोल दूं मैं, अगर फॉर 3 नंबर्स, फॉर 3 नंबर्स, ठीक है ना बेटा, ये वाला, और ये वाला जो है ये है फॉर 4 नंबर्स, फॉर 4 नंबर्स, और ये वाला है बेटा फॉर 5 नंबर्स, फॉर 5 नंबर्स। ठीक है ना बेटा, ये इसलिए है कि आप जब इनको लेकर सॉल्व करोगे, आप जब आप इन नंबर्स को लेकर सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपकी कट जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए इसको जब ऐड करोगे, आप जब इसको आप ऐड करोगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ बचेगा ए, और इसके लिए आपके पास आपको वैल्यू निकालने में आसानी होने वाली। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के कुछ एजम्पशंस लेते हैं, या फिर इस प्रकार के नंबर अपने टर्म्स हम लोग लेके चलते हैं कि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है ना, और ज्यादा कुछ नहीं है, ये पहले से प्रूवन है और आपको दिख भी रहा होगा कि ये नंबर सच में एपी में है भी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है ना, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, अच्छा देखो देखो, अब इसमें कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको दिख रहा है कि क्या होगा, ए माइनस डी होता है ना। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का है और ये बन जाएगा प्लस का डी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी, तो इस वाले का कॉमन डिफरेंस है डी। और इसमें जब मैं फॉर ये इस वाले का चेक करूंगा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, a माइनस डी, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, a माइनस 3d। ठीक है ना, तो जब इसका मैं ब्रैकेट खोलने वाला हूं तो ये बन जाएगा माइनस का a और ये बन जाएगा प्लस का 3d। ओके, तो ये a से a कैंसिल हो गया, और प्लस का 3d और माइनस का d कितना बचा, 2d। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब आप लोग 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लोगे जो एपी में हैं, तो उन जो कि ये होने वाले हैं, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2d है। तो ये कभी कभी आपको काम आने वाला है, ये रिजल्ट है एक तरीके से, आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, कि आपको याद है पहले से ही कि अगर मैं 4 नंबर्स एपी में ले रहा हूं, ठीक है ना, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो 2d होने वाला है। बाकी इसका d होता है और इसका भी d ही होता है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो हमने ये ऊपर ये भी लिख दिया है, जो डेफिनेशन मैंने बताई आपकी, द एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन एपी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना, तो ये मैंने एग्जांपल जो आपको समझाया था एबीसी लेकर के, उसी को मैंने एक अच्छे फॉर्म में लिख दिया, शायद आपको इस फॉर्म से समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लेट कैपिटल ए बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो कैपिटल ए है वो मेरा अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच का। अगर ऐसा है तब a कैपिटल ए बी आर इन एपी, तब ये 3 नंबर जो होंगे वो एपी में होंगे। और अगर ये एपी में है तो फिर ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए।
ठीक है ना। अब यहाँ से मैं ए मतलब कि जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? उसका फॉर्मूला मेरे को मिल गया, a इक्वल टू 1/2 a प्लस बी, या फिर बोलो a प्लस बी बाय 2, ठीक है ना। तो मीन आपको पता है कुछ इसी प्रकार का होता है, दो नंबर्स का एवरेज निकाला है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, दो नंबर्स का एवरेज निकाला है कि नहीं। तो ये 2 के हो गया। अब जब 3 के लिए होता है तो 3/3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता ही है, एवरेज निकालने के लिए अपन अपॉन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो उसको लिखना चाहो तो लिख लो, फिर हम लोग अब सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसको लिख लो पहले। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, मतलब पहला सवाल आज के लेक्चर का ये पहला सवाल है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आप समझ पा रहे हो, काफी आसान सवाल है, मतलब हल्की सी चीज है, कुछ नहीं, आपने जो पढ़ा अभी तक उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 21। देखो पहली चीज 3 नंबर्स, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि अगर कोई 3 नंबर्स को हमको लेट करना तो नंबर्स कौन कौन से होने वाले हैं? वो नंबर्स होंगे बेटा a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। ये 3 नंबर्स मेरे होंगे जो हम एपी में लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21, मतलब हमने इन नंबर्स को लेट करा है कि ये 3 नंबर्स है मेरे। तो क्या बोला? इन 3 नंबर्स का जो सम है वो 21 है। तो मैं ऐड कर देता हूँ बीच बीच में, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन, इक्वल्स में लिख देता हूँ मैं 21, ठीक है ना बेटा। कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमको। यहाँ पे क्या दे रहा है? अब a प्लस ए 3a, d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 21। देख रहा है आप देखो कितना आसान हो गया, d से d कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ a, और a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी मेरी 7। 21 से 21 डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम, 7 आ जाएगा ये। अब देखो एक और चीज दी गई है, क्या? एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। तो जब मैं इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करूंगा, मतलब a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी, ठीक है ना बच्चा। अब देखो ये a को लिख देता हूं मैं बाहर साइड में ही, इक्वल्स में 231 दिया गया है। a को मैंने बाहर रखा, ये वाले a को, ये a माइनस डी और a प्लस डी, ये बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करके, और इक्वल्स में 231 तो चल ही रहा है मेरा, ठीक है ना। अब मेरे पास a की वैल्यू पहले से गिवन है हमको, तो मतलब निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है ना। तो a रखा 7 बाहर, और 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 231, ठीक है ना बच्चा। अब देखो सॉल्व कर लोगे आप लोग, काफी आसान है। 7 से 21 बचा दो, हाँ देखो 7 यहाँ पे जाके डिवाइड भी हो रहा है, तो बन जाएगा आपका 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 231 डिवाइड बाय 7, 231 डिवाइड बाय 7 बन जाएगा 7 3 21, बचे 2 7 3 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 33। तो बेटा डी की वैल्यू कितनी आने वाली है? यहाँ से मैं यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ उसको, ये बन जाएगा 49 माइनस 33 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब 9 में से 3 का बचा 6, 4 में से 3 का बचा 1, तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 16। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अब बच्चा देखो, फाइंड नंबर बोला था, फाइंड द नंबर। हमको ए पता चल गया, हमको डी पता चल गया। हमें नंबर्स क्या लेट करेंगे? हमें नंबर्स लेट करते ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो एक नंबर तो हो गया 7, और एक रुको 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 एक और चीज बेटा, यहाँ पे दो केसेस बनने वाले हैं। कैसे? यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो जो डी की वैल्यू आएगी बेटा वो +4 और -4 दो वैल्यूज मिलेंगी हमको, ठीक है ना। वो वैल्यूज दो होंगी, क्योंकि स्क्वायर जब हटाते तो हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाते ना बच्चा, ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो डी की मेरे पास दो वैल्यूज आई है, कौन कौन सी? +4 और -4। तो हम लोग दो केसेस बनाएंगे जब हम लोग d = +4 लेके चल रहे हैं। तो कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं? एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये a की वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ, a = 7 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो बेटा when d इज इक्वल्स टू प्लस का 4, ठीक है ना। जब हम लोग d को प्लस का 4 लेंगे तो पहला नंबर क्या बनेगा? a होता है 7 और d मेरा +4 है, तो 7 + 4 11। तो पहला नंबर 11, दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा 7 मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा? यहाँ पे आ रहा है a माइनस, सॉरी रुको, ये a माइनस डी था, 7 - 4 था, तो ये हो जाएगा 7 - 4 मतलब 3, और ये दूसरा 7, और 7 + 4 मतलब 11, ठीक है ना बच्चा। तो या तो वो नंबर इस सीक्वेंस में जा रहे होंगे, और या फिर जब हम लोग d की वैल्यू -4 लेंगे, जब d = -4 है तब क्या आएगा? जब d = -4 होगा तो बेटा नंबर तो यही रहने वाले, बस इसका सीक्वेंस बदल जाएगा, मतलब ये असेंडिंग में जा रहा है, और जो अब बनेगा हमको वो आएगा डिसेंडिंग में। कैसे? यहाँ पे रखा 7 माइनस, और इस d की जगह पे रखना हमको -4, ये माइनस माइनस मिलकर बना दिया प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 4, और 7 + 4 कितना होता है? 11 होता है।
तो ये पहला नंबर 11, दूसरा नंबर 7 और तीसरा नंबर 3। तो दो ऑर्डर मिल रहे हैं हमको, नंबर्स मेरे वही सेम है 11, 7 और 3, दो ऑर्डर मिल रहे हैं। जब हम लोग डी की वैल्यू प्लस में लेंगे तब मेरा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, जब डी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तब हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। सॉरी उल्टा बोल दिया शायद, क्या नहीं हाँ सही बोला, नेगेटिव में डिसेंडिंग और पॉजिटिव में असेंडिंग, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, पढ़ते हैं क्या है फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा डिवाइड 32 into 4 parts which are the 4 terms of an AP। आप रुको, पहले क्या बोल रहा है, हमको 32 को 4 भागों में बांटना है और इस प्रकार से बांटना है कि वो 4 टर्म जो निकले हैं वो चारों एपी में हो। तो पहली चीज हमने आपको बताई थोड़ी देर पहले कि 4 टर्म हम लोग जब एपी में लेते हैं उनको क्या लेट करते हैं हम लोग, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है ना। तो हम लोग उस नंबर्स को लेट कर देते हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये नंबर्स मैंने लेट कर लिए। अब बेटा बोल रहा है कि डिवाइड 32 into 4 parts such that 4 terms are in AP। तो क्या करा हमने, असल में इस 32 को इन 4 भागों में बांट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन 4 भागों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 32 आएगा, क्योंकि 32 को तो डिवाइड किया 4 पार्ट्स में हम लोगों ने, और वो 4 पार्ट्स हमारे एपी में थे, इसलिए हमने इनको इस प्रकार से लेट कर लिया। और जब इनको लेट करा ऐसे, आपको पता है जब 32 को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है तो उन 4 पार्ट्स को ऐड करके दोबारा 32 तो मिल सकता है ना। तो हमने यहाँ पे ऐड करा है, इस ऐड करने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा बेटा, इस ऐड करने से ये फायदा मिलेगा कि ये माइनस 2d से प्लस का 2d कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से ये प्लस का d कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मिलेगा 1 2 3 4, 4 a इज इक्वल टू 32। 4 8 32 होता शायद ना, हाँ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी बेटा, 4 8 32 होता, 8 4 32, हाँ। तो 4 8 32 होता है, तो a की वैल्यू मेरी निकलेगी कितनी, यहाँ से मेरे को पता चल जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। देखो सिर्फ अभी एक ही लाइन पढ़ी है, उस एक ही लाइन में मेरे को इतनी सारी चीजें पता चल गई, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला सच दैट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म एज 7:15। बेटा ये इज टू का मतलब क्या हुआ, ये रेशियो दिया गया, मतलब हमको बोल रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है अपॉन सेकेंड और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो मेरे को गिवन है 7:15। तो हमको करना क्या, हमको असल में ये जो 4 पार्ट्स है मेरे, उन 4 पार्ट्स को निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो बाकी बची वही इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो मेरा फर्स्ट टर्म है बेटा a माइनस 2d, a माइनस 2d, और मेरा फोर्थ टर्म है बेटा a प्लस 2d। तो ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अपॉन में क्यों कि बोल रहा है एंड द फोर्थ टर्म्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, इज टू का मतलब होता है रेशियो, ठीक है ना। सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म मेरा a माइनस डी है और थर्ड टर्म मेरा a प्लस डी है। तो a माइनस डी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ बेटा, शायद दिख नहीं होगा आप लोगों को, ब्लू तुम ही बचे हो। तो a माइनस डी अपॉन में और a प्लस डी। अब ये काफी सिंपल आपको दिख रहा होगा सामने लिखा हुआ, क्या a प्लस बी माइनस डी का फॉर्मूला, ये a माइनस 2d और ये a प्लस 2d, देखो a माइनस डी और a प्लस डी ये मिलके ना देंगे a स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर करेंगे बेटा बन जाएगा ये 4d स्क्वायर, अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में a माइनस डी प्लस डी मिला के बना देंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बेटा 7/15 चल रहा है मेरा, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से मेरे को a की वैल्यू पता है, तो हम लोग a की वैल्यू रख के d की वैल्यू निकाल सकते हैं, काफी सिंपल है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे अपने आप आंसर निकालना है आप लोग। यहाँ पे जैसे मैं कर दूं, यहाँ पे 15 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर हम लोग, तो ये बन जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 60d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो बेटा d वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं अगर हम लोग, तो ये 15a स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7d स्क्वायर प्लस का 60d स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 होता है।
हाँ 8 ही होता है। तो ये बन जाएगा 8a² इज इक्वल टू बेटा प्लस का 60 माइनस का 7 बचा यहाँ पे 50, कितना बचा 53 बचेगा, कितना बचेगा, हाँ 53 बचेगा, 53। लेकिन बेटा ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। रुको 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 रुको, हाँ यहाँ पे बनेगा 8a², यहाँ बनेगा 53d²। अब देखो बच्चा यहाँ पे a की वैल्यू हमको पता है 8 है, तो 8 8 64 और 64 इंटू 8 कितना होता है 64 इंटू 8 देखो निकालते हैं 64 इंटू 8, 8 4 32 कैरी का 3, 8 6 48 48 49 50 51 5 1 2। तो यहाँ पे a² इज इक्वल सॉरी d² इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आ जाएगा 512 अपॉन 53, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कुछ आ रहा है, आपको ये स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास आंसर लिखा हुआ नहीं है, आप इसका स्क्वायर सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होगा। तो काफी सिंपल था, आप देख रहे हो अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट काफी सिंपल जा रहा है, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, आप क्वेश्चन लगा भी पा रहे हो। बस एक ही चीज इसमें नहीं है कि आपको लेट करना है, नंबर्स जो लेट करे वो किस प्रकार से लेट करे, ठीक है ना। तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि 53 किसका स्क्वायर तो होता नहीं है, तो अब √53 तो आने वाला नहीं है, तो इसका डी की वैल्यू कितनी होने वाली है देखिएगा, चेक करते हैं, शायद मैंने गलती कर दी हो कहीं पे। a² माइनस 4d बनेगा ऊपर 4d², हाँ ये बनेगा, अपॉन में a² माइनस d² बनेगा इक्वल 7/15 है, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो बनेगा 15a² माइनस 60d², 54 60 होता है, हाँ 54 60 होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 7a² माइनस 7d²। अब ये 7 उठ के इधर आएगा तो 15 माइनस 7 कितना होता है, 15 माइनस 7 होता है 8 9 10 11 12 13 14 15, 80 होता है बेटा, सही कर रहा था मैं, 80²। इधर यहाँ पे माइनस का 7d और प्लस का 60d, 60 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 53 ही बचेगा, सही बोल रहा है 53 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन तो सही है, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालो, देखो फिर कितना आंसर आता है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो भी आपको उसके बाद आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको डी की वैल्यू पता है, आपको ए की वैल्यू भी पता है, तो आप ये सारे टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, वैल्यू पुट करके। तो चाहो दोस्तों नोट करो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं अपने इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ये लिखा है, हाँ ये लिखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपके किसी एपी में n टर्म्स हैं तो उन सभी टर्म्स का सम कितना होने वाला है। जैसे कि अगर 1 से लेकर 10 तक की आपको एपी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका आंसर कितना आने वाला है ये निकालना हम लोग सीखेंगे। उसके लिए आप देखो नॉर्मली आप ऐड तो कर सकते हो, लेकिन ये फाइनाइट के लिए कर सकते हो। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 100 टर्म्स है, किसी एपी में 100 टर्म्स है, उन 100 टर्म्स का आप समीशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो उसमें तो आप बार बार ऐड करोगे नहीं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है हमारा, डिनोट करते हैं हम लोग एसएन से, और मेरा फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a(n-1)d। ये तो क्या बेटा n टर्म्स के लिए, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो क्या लिखेंगे, तो आपको पता है हम लोग लिखने वाले हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + n। ये लास्ट टर्म जब पता हो तब, जब ये n टर्म लास्ट टर्म ना पता हो, मतलब n टर्म्स की बात कर रहे हो तब, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं कि ये फॉर्मुलेज आए कैसे, ठीक है ना, ये फॉर्मुलेज आए कैसे ये लोग देखने वाले हैं। काफी सिंपल है, चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, किसी भी एपी को आप जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखते हो, a, a + d, a + 2d, इस प्रकार से लिखते हो ना। चलो लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि Sn इज इक्वल्स टू a, a + Sn, अभी Sn नहीं लेते, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ बस किसी एपी की, तो a, a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से चलता चले जाएगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट तक जाएगा। बेटा कहां तक जाएगा, ये l तक जाएगा। तो अगर लास्ट टर्म मेरा l है तो l से जस्ट पहले वाला क्या होने वाला है, l से जस्ट पहले वाला होगा बेटा l - d, उससे पहले वाला होगा l - 2d, ठीक है ना, इस प्रकार से चलेगा। तो ये हो गया, ये होगी आपकी जनरल फॉर्म किसी भी एक एपी की, ठीक है ना। तो
अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको ऐड करूं, इस एपी को मैं ऐड कर दूं अगर, ठीक है ना, इस एपी को मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे एसएन बना दूं तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ यहाँ पर मैं एसएन लिख दूं इसको और इसको सबको ऐड करता जाऊं। एसएन का मतलब है तो ये ना समीशन ऑफ एन टर्म्स, तो ये सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये भी ऐड हो गया, यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, सारे टर्म्स को मैंने एडिशन में लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया एक एसएन। और अगर मैं इसी एपी को रिवर्स में लिख दूं, जैसे कि एसएन इज इक्वल टू, दोबारा इसी को दोबारा लिख रहा हूं उधर से लेके, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस 3d, और ऐसे चलता चलता चला यहां तक आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस, ये बेटा एडिशन है बीच में, a प्लस d और ये a। हमने कुछ नया नहीं करा बच्चा, पहले उसी एपी को सीधा सीधा लिखा है, फिर उसी एपी को उल्टा लिख दिया, देखो है कि नहीं। अब इससे होगा क्या, इससे मेरे को फायदा मिलेगा क्या, अब मैं अगर मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो एडिंग 1 एंड 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, जब ऐड करेंगे तो इस d से ये d कैंसिल, ये प्लस 2d से ये प्लस, ये माइनस 2d कैंसिल, प्लस 3d से माइनस 3d कैंसिल, ठीक है ना। अगर आप करस्पॉन्डिंग लेके चलो यहाँ पे, जैसे कि अब देखो माइनस 2d है, माइनस 2d कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस एल तो कटेगा नहीं, ए और ए नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे कुछ और कट रहा है, 3D वाला, अच्छा 3D वाला लिखा ही नहीं हमने, तो इसी करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो, समझ पा रहे होगे कि करस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो मेरे कट रहे हैं, वो मेरे करस्पॉन्डिंग टर्म्स कट रहे हैं। तो जैसे कि ये 3D है, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं L माइनस 3D, अगर लिख देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये 3D भी कट जाएगा, है कि नहीं। मेरा बच क्या रहा है, मेरा सिर्फ a वाले टर्म्स बच रहे हैं और l वाले टर्म्स बच रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ, इस एपी में, इस गिवन सीक्वेंस में हमारे nth टर्म्स है, तो a कितनी बार आएगा, a भी मेरा n बार आएगा, l कितनी बार आएगा, l भी मेरा n बार आएगा, ठीक है ना। तो जब मैं इसको ऐड करके लिखूंगा तो मेरे पास आने वाला है 2sn, इस वाले साइड को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 2sn, इधर तो सारे d वाले टर्म तो सारे कट गए, बचे क्या, सिर्फ बचे l और a। तो मैं लिखता हूँ, और आपको पता है ये l और a कितने बार आने वाले हैं, n टाइम्स आने वाले हैं, तो a भी मेरा n टाइम्स आएगा और प्लस l भी मेरा n टाइम्स आने वाला है कि नहीं। तो इन दोनों में से मैं n को कॉमन ले लूंगा, जब n को कॉमन लूंगा बेटा तो बन जाएगा n, ये बन जाएगा a प्लस l, और ये जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे अपॉन में आके बन जाएगा 2, इस प्रकार का। और ये मेरे को मिल जाता है फॉर्मूला a और l के टर्म्स में समीशन का, जो कि मैंने ऊपर लिखा था, ये देखिए, है कि नहीं। और अगर ये चाहिए तो ये भी लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, और या तो फिर विच इंप्लाइज करके लिख दो, Sn इज इक्वल्स टू, बेटा आपको पता है l या फिर nth टर्म्स को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1d लिखते हैं, है कि नहीं, आपको लिखते हुए आए हम लोग अभी तक। तो बस इस l की जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n/2 जो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे n/2, और ये रहेगा ब्रैकेट में लगा हुआ है a प्लस, इस l की जगह पे बेटा हम लोग इस l की जगह पे लिखने वाले हैं पूरा का पूरा टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये a और a मिलकर लगा देते हैं 2a, ठीक है, ये a और a मिलकर लगा देते हैं 2a। तो देखिए हमको दोनों फॉर्मुलेस मिल गए, a प्लस l वाला ये रहा और ये 2n माइनस 1d वाला ये रहा। तो ये है कुछ इस प्रकार से आपको मिलते हैं समीशन ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी वाले फॉर्मूले। काफी सिंपल था, काफी सिंपल सा मेथड था, कुछ नहीं करा, बस हमने एक बार उसको सीधे लिखा, एक बार उसको उल्टे लिख दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे को ये रिजल्ट हमको मिल गए। इस प्रकार से रिजल्ट होते हैं, अगर आप चाहो तो इनको नोट कर लो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस समीशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लिखे हैं एक साथ, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी। एपी मेरी क्या है, 5, 8, 11, डैश डैश चलता जा रहा है, ठीक है। करना क्या हमको,
24 टर्म्स का समीशन निकालना है, मतलब कि हमको n तो पता है, n की वैल्यू मेरी 24 है, ठीक है ना। और मेरा फॉर्मूला क्या है एसएन वाला, एसएन का मेरा फॉर्मूला होता है बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a n-1d। तो यहाँ पे n की वैल्यू 24 है, 24/2 दैट इज 12, ब्रैकेट के अंदर बेटा 2 इंटू a मेरा 5 है, 5 लिख दिया मैंने, और n-1 मतलब कि n क्या है 24, मतलब n-1 हो गया 23, यहाँ पे प्लस लगा है, 2a प्लस होता है, 2a प्लस n-1d होता है, ठीक है ना। तो 2a प्लस n-1 कितना हो गया 23, और इंटू d निकालेंगे तो 8 - 5 दैट इज 3, तो 3 आ गई मेरी d की वैल्यू। यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां से आ जाएगा 12 ब्रैकेट में बच्चा 5 to the 10 प्लस 3 to the 9, 3 to the 6 69, 69 प्लस 10 दैट इज 79, 12 into 79 कितना होने होता है, 12 9 का कितना होता है, 12 9 का कितना होता है, 12 9 का, हाँ 12 9 का 108 होता है, 108, ठीक है ना, 108, 12 9 का 108, कैरी का 10, 12 7 जा 96, 12 7 96 होता है, ठीक है ना, 96 होता है, हाँ 12 7 96, और कैरी का 10 था, 96 प्लस 10 कितना हो गया, 96 प्लस 10, 96 प्लस 10 हो गया 106, मतलब 106। तो आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर आ गया मेरा 1068, मतलब समीशन ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 1068, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, काफी सिंपल था, बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, आ गया आंसर, ठीक है ना। तो अब आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ, इनको दिया गया सीरीज, हाँ मैं बताना भूल गया आपको, सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है बेटा, जो गिवन सीक्वेंस होता है आपका, उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का जो समीशन होगा उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो चाहो तो आप सीरीज की डेफिनेशन मेरे पास, हाँ सीरीज की डेफिनेशन बेटा होती है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है ना, इज कॉल्ड सीरीज, ये होता है सीरीज, समीशन ऑफ ऑल द टर्म्स। जैसे कि ये एक सीरीज लिखी हुई है, ये हमारा एक सीक्वेंस था, ये हमारी एक सीरीज लिखी हुई है, समीशन निकालना है, ठीक है, समीशन लिखा हुआ, तो ये हमारा सीरीज। तो क्या बोल रहा है हमको, इस सीरीज का सम निकालना है मेरे को, मतलब जो समीशन जो एक्चुअल वैल्यू आई सम करने के बाद वो निकालनी है हमको, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पे n चाहिए होगा, a चाहिए होगा, d चाहिए होगा, ठीक है ना। तो n कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हालांकि n है मेरे पास, तो इससे काफी मदद मिलने वाली है, जैसे क्या l इक्वल टू बेटा होता है आपका a प्लस n-1d, ठीक है ना। l की वैल्यू बेटा 100 है, a की वैल्यू 25 है, n मेरे को निकालना है, d मेरे को पता है कि 28 - 25 दैट इज 3, ठीक है ना। तो 25 प्लस हो गया ना, तो 100 - 25 दैट इज 75, 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1, 75 अपॉन 3 कितना जाएगा, कितने टाइम जाएगा, यहाँ तक जाएगा 3 to the 6, और सॉरी 25 आएगा, हाँ 25, तो 25 इज इक्वल टू n-1, तो यहां से n की वैल्यू मिलने वाली है हमको बेटा 26, n की वैल्यू मिल गई मेरे को 26। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बस 11 फॉर्मूला लगाने वाले हैं, a प्लस एल करके, यहां से करूंगा यहाँ पे Sn इज इक्वल टू बेटा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, n की वैल्यू बेटा 26 है, 26/2, a की वैल्यू मेरी 25 है, प्लस l की वैल्यू मेरे पास 100 है, ठीक है ना। तो 26/2 दैट इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25 दैट इज 125, 13 into 125 करो, आंसर आपका आ जाना है, 35 होता है 65, कैरी का 6, 13 2 26 होता है, 26 प्लस 6 कितना होगा 32, इसमें से 3 कैरी गया, 13 13, 13 प्लस 3 14, 15 16, तो मेरा आंसर आ गया 1625। मतलब कि ये जो गिवन मेरी सीरीज है इसके सारे टर्म का जो समीशन होने वाला है वो 1625 मिलेगा वैल्यू मेरे को, ठीक है ना। तो आपको नोट करा, तो उसको नोट कर लो क्वेश्चंस को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये आपका अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। मतलब जो हमारी गिवन एपी है, एपी क्या है भाई, ये 3, 5, 7, 9 जा रही है, इस एपी के कितने टर्म्स को मैं ऐड करूं कि सम जो आए मेरा वो 120 आए, ये बोल रहा है हमको, ठीक है ना। तो मतलब हमको ये तो पता है कि जो मेरी Sn की वैल्यू है बेटा वो 120 है, और आपको फिर बस इसी का यूज करके लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा n/2। यहाँ पे L तो दिया नहीं गया, तो L का यूज कर नहीं सकते हम लोग, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो मिलेगा हमको 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट में इक्वल्स में बेटा 120। n की वैल्यू नहीं पता मेरे को, n निकालना है, ठीक है ना, n तो जानना है हमको, अपॉन में 2 रखते हैं, और 2a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, प्लस n मेरे को निकालना है, d की वैल्यू बेटा यहाँ पे है 2, इक्वल्स में 120 चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 3 6 प्लस 2n-2 इक्वल्स में 120, n/2 है, 6 - 2 4, मतलब 2n प्लस 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, और इक्वल्स में 120 है, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे n/2 चल रहा था ना, अब इस n/2 का मैं अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा n² प्लस यहाँ से 2 2 4 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 2n बेटा। ये जो 120 लिखा हुआ है उधर ना, उसको उठा के मैं इधर लाने वाला, माइनस का 120 इक्वल्स टू 0 बेटा। ये बन गई, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना। तो फैक्टर्स करते हैं इसके, फैक्टर्स इसके होंगे काफी सिंपल है, 120 और यहाँ पे 2 है, 12 और 10 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो n² प्लस का 12n माइनस का 10n माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट में हमको वैल्यूज मिलेंगी कौन कौन सी, यहाँ पे n कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n प्लस 12, यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n प्लस 12 इक्वल्स टू 0 बचा। यहाँ से मेरे को दो वैल्यूज मिलने वाली है, एक होगी n इज इक्वल्स टू 10 और दूसरी होगी बेटा n इज इक्वल्स टू -12। और बच्चा बच्चा जानता है कि कभी भी टर्म की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वाला ब्रैकेट तो हट ही गया। बचा क्या, n इज इक्वल्स टू 10, मतलब कि जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो 10 है। मतलब कि मैं इस एपी के 10 टर्म्स को जब ऐड करूंगा तो मेरा समीशन जो आएगा वो 120 आने वाला है। इस प्रकार से बेटा ये वाला सवाल होता है आपका समाप्त, ठीक है ना। तो बच्चा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना, लंबा हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको मैंने शायद सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के बेसिस पे देखा जाए तो सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए मैंने, ठीक है, इस चैप्टर के। अब हम लोग अगले टॉपिक में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मिसलेनियस चलेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक जो भी पढ़ा सबके क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये रहेगी जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, या तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों, या फिर किसी ओलंपियाड के हों, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स वाले क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होगे, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, ख्याल रखना अपना, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करते रहना बस, ठीक है ना। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।